नाजरीन, क्या तोप कापी म्यूजियम टर्की में रखा गया कुरान वाकई हजरत उस्मान का लिखा हुआ नुस्खा है? क्या ये वही कुरान है जिस पर उनकी शहादत के वक्त खून के धब्बे लगे हैं? साइंसी तज्जिए, इस्लामी और मगरबी माहिरीन की आरा इस पुरानी मुसहफ के बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रुमान अली सैयद और मैं आज आपको वेलकम करता हूं आया एंड एनालिसिस की इस एपिसोड में। नाज़रीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल में तोप कापी म्यूजियम में रखा हुआ कुरान का मैन्यूस्क्रिप्ट या नुस्खा कुरान के कुछ पुराने नुस्खों में से एक है और इसका ताल्लुक हजरत उस्मान के साथ जोड़ा जाता है और इसी को वो नुस्खा भी समझा जाता है जो अपनी शहादत के वक्त वो तलावत कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या ये वही नुस्खा है? आइए जानते हैं। हजरत उस्मान की खिलाफत का दौरानिया था 644 से लेकर 656 सदी ईस्वी तक और इस नुस्खे के बारे में ये कहा जाता है कि ये लेट 7th सेंचुरी यानी 660 सदी ईस्वी से लेकर 700 सदी ईस्वी का हो सकता है, यानी हजरत उस्मान की शहादत से जस्ट 4 साल बाद का। और नुस्खों या मैन्यूस्क्रिप्ट को जांचने की जो साइंस है, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, इसमें ये 4 या 5 साल का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ ये देखना है कि इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स अपनी तहकीक के हवाले से क्या कहते हैं। ट्रेडिशनली ये कहा जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि तोप कापी टर्की के म्यूजियम में पाए जाने वाले कुरान का ये नुस्खा या मैन्यूस्क्रिप्ट वही नुस्खा है जो कुरान की कंपाइलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन यानी कुरान को एक रस्म खत पर लाने के दौरान और मुसलमानों को एक कुरान पर मुत्तफिक करने के दौरान हजरत उस्मान की तरफ से पूरी इस्लामी दुनिया में फैलाया गया। इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसके ऊपर वो खून के धब्बे हैं जो हजरत उस्मान की शहादत के दौरान इस पर लगे थे। इसको कूफी रस्मुल खत में लिखा गया है जो शुरू के ज़मानों में अरबी लिखने का एक स्टाइल माना जाता था और एक्सेप्ट किया जाता था। इसको एक पार्चमेंट यानी किसी जानवर की खाल पर लिखा गया है और ये तकरीबन पूरा कुरान है। मुस्लिम और मगरबी स्कॉलर्स की राय पर जाने से पहले हम इसका एक साइंसी तज्जिया पेश करते हैं जिसको कहा जाता है पैलियोग्राफिक और कोडोकोलॉजिकल एनालिसिस। पैलियोग्राफी इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए पुरानी और कदीम हैंड राइटिंग्स को समझा जाता है और इनके ज़माने का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किस वक्त में लिखी गई होंगी। और कोडोकोलॉजी कहते हैं बुक्स की स्टडी को जिसमें पुरानी किताबों के बारे में तहकीक की जाती है कि ये कब लिखी गई, किस मटेरियल पर लिखी गई और इसमें इन बुक्स के पेपर, इनके कवर, इनके मटेरियल, इन पर यूज़ होने वाली स्याही, हर चीज़ की स्टडी की जाती है। और रेडियो कार्बन डेटिंग, जैसा कि पिछली एक साथ में भी आपको बताया, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए चीज़ों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे हड्डियाँ, कागज़ या लकड़ी वगैरह। अब पैलियोग्राफी और कोडोकोलॉजी और रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये नुस्खा लेट 7th सेंचुरी यानी 660 से ऑनवर्ड्स या अर्ली 8th सेंचुरी यानी 701 से 730 सदी ईस्वी के दरमियान का है। इसको हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एग्जैक्ट दौर का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तो साबित है कि ये कुरान के बहुत शुरू के नुस्खों में से एक है। और इन तीनों साइंसी इल्म के ज़रिए ये भी साबित होता है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट उस्मानी रस्मुल खत के बिल्कुल करीब है, जिससे एक दफ़ा फिर मुसलमानों का कुरान के बारे में ये क्लेम साबित होता है कि कुरान पहली इस्लामिक सेंचुरी यानी मुसलमानों के मदीने में हिजरत के बाद से ही महफूज है और महफूज चलता आ रहा है। अब नाजरीन, यहाँ पर बात करते हैं इन मुस्लिम स्कॉलर्स की जो ट्रेडिशनल नज़रिया पेश करते हैं। वो इस मैन्यूस्क्रिप्ट की डेट के बारे में क्या कहते हैं। तैयार आल्टीकुलक, जो कि टर्किश हैं और रिलीजियस एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन टर्की के जनरल डायरेक्टर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट यानी तोप कापी वाला कुरानी मुसहफ या तो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक पहली इस्लामी सदी के सेकंड हाफ का है यानी 51 हिजरी से लेकर 100 हिजरी तक का, और ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 672 से लेकर 722 तक का, या ये इस्लामिक कैलेंडर की दूसरी सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का है यानी 100 हिजरा से लेकर 150 हिजरा तक, और ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक 719 से लेकर 767 ईस्वी तक का।
जबकि नाज़रीन हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 11 हिजरी को हुई और ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 632 ईस्वी को हुई थी। और जैसा कि ऊपर बताया गया कि हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर 644 से लेकर 656 सदी ईस्वी तक का है, तो इसके मुताबिक ये मुसहफ ना तो रसूलुल्लाह के दौर का है और ना ही खुलफाए राशिदीन के दौर का, बल्कि ये इनके 58 साल बाद का हो सकता है। तैयार आर्टिकुलाक मजीद कहते हैं कि तोप कापी मुसहफ का जायजा लें तो पता चलता है कि ये कूफी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, कूफी रस्मुल खत में लिखा गया है और लेटर्स की शेप वैसी नहीं है जैसी शुरू के उस्मानी मुसाहिफ की थी, बल्कि इस मुसहफ पर जो ज़ेर ज़बर पेश हैं, जिनको टेक्निकल ज़बान में वॉवल्स भी कहते हैं यानी इराब, ये तरीका हज़रत उस्मान की डेथ के बाद हज़रत अली के दौर में अबुल अस्वद अल दौली ने शुरू किया था। तो फिर इसको उस्मानी कुरान या उस्मानी मुसहफ क्यों कहा जाता है? इसके लिए एक और इस्लामी स्कॉलर की राय जानते हैं। एक और इस्लामी स्कॉलर हैं जिनका नाम है शेख मुनज्जिद, जो कि अरब हिस्टोरियन हैं, बिब्लियोग्राफर हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पुराने कुरानी नुस्खों जो कि तोप कापी में है, ताशकंद में है, इनको स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि ये वो मसाहिफ नहीं हैं जो उस्मानी दौर में लिखे गए, बल्कि ये उस्मानी दौर के लिखे गए मसाहिफ से कॉपी किए गए। इसलिए इन सब को उस्मानिक मसाहिफ कहा जाता है, यानी हज़रत उस्मान के दौर के कुरानी मसाहिफ। इसके अलावा एक और इस्लामिक स्कॉलर हैं जैसे तैयब गोकबिल, जो कि टर्किश हिस्टोरियन हैं। वो वही ट्रेडिशनल व्यू पेश करते हैं कि ये कुरानी नुस्खा हज़रत उस्मान के दौर का ही है। एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अल अज़मी, जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से और दारुल उलूम देवबंद इंडिया की यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। और इसके अलावा वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इस्लामिक हिस्ट्री और कुरानिक स्टडीज़ और हदीस में PhD स्कॉलर हैं और किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वो तोप कापी वाले कुरानी मुसहफ के बारे में कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये कूफी स्क्रिप्ट या रस्मुल खत में लिखा हुआ है, तो ये इसलिए है कि ये रस्मुल खत 7वीं सदी ईस्वी के वस्त में आम इस्तेमाल होता था, यानी कि 650 सदी ईस्वी के आसपास। और बाकी तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी स्कॉलर्स की तरह वो भी यही कहते हैं कि इस मसहफ और बाकी कुरान मजीद में कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसका मतलब है कि हज़रत उस्मान के ज़माने से भी कुरान एक जैसा चला आ रहा है, जिससे एक बार फिर कुरान और मुसलमानों के इस क्लेम में सच्चाई नज़र आती है कि कुरान हमेशा से महफूज है, जबकि हम मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान तो रसूलुल्लाह के ज़माने से ही महफूज है। इस हवाले से वेस्टर्न स्कॉलर्स की राय देखें तो इसमें एक बहुत नुमाया नाम है जिसका पिछली किस्त में भी, यानी पेरिस में रखे हुए कुरानी मुसहफ वाली किस्त में भी जिक्र हुआ था, जिनका नाम है फ्रैंकोआ डी रोशे। वो भी ज़्यादातर इस्लामी स्कॉलर्स की तरह यही कहते हैं कि ये लेट 7th सेंचुरी या अर्ली 8th सेंचुरी का कुरानी नुस्खा है, यानी 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के दरमियान। अब ज़्यादा स्कॉलर्स की राय देखें जिनमें इस्लामी और गैर इस्लामी दोनों शामिल हैं, तो यही पता चलता है कि टोप कापी में पड़ा हुआ ये कुरानी नुस्खा शायद वो उस्मानी कुरानी नुस्खा नहीं है जिस पर इनके खून के कतरे भी लगे हुए थे। लेकिन चाहे फ्रैंकोआ डी रोशे हों या मशहूर वेस्टर्न स्कॉलर्स जैसे माइकल क्रुक और पेट्रिशिया क्रॉन, वो सब इस बात पर एग्री हैं कि तोप कापी कुरान मैन्यूस्क्रिप्ट इस्लाम के सबसे पुराने चंद नुस्खों में से एक है। और इन सारे नुस्खों को देखा जाए तो इनके दरमियान कुरान का टेक्स्ट बिल्कुल स्टेबल यानी अपनी असली हालत में है और कायम और दायम है, एक जैसा है, तकरीबन मिलता जुलता है। चाहे वो बर्मिंघम यूके में मिलने वाला कुरान का नुस्खा हो या पेरिस या सना में मिलने वाला कुरानी नुस्खा, जो सबसे पुराने नुस्खों में से आते हैं, और इसके अलावा समरकंद में मिलने वाला कुरानी नुस्खा, इन सब का रस्मुल खत तकरीबन एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि इन सब को बहुत एहतियात के साथ लिखा गया और महफूज किया गया, और हर उस रस्मुल खत में लिखा गया जो उस्मानी पीरियड के दौरान एक्सेप्टेबल था। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ये कुरानी नुस्खा टर्की में इस्तांबुल में तोप कापी में कैसे पहुंचा। तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि ऑटोमन्स यानी उस्मानी सुल्तान यानी सुल्तान मोहम्मद दोम, जिनको सुल्तान मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है, इनके ज़माने यानी 1453 से बहुत से इस्लामी खजाने इस्तांबुल में ट्रांसफ़र किए गए। Sultan Mehmet Han Hazretleri! मिस्र की फतह यानी 1517 के बाद वहां के गवर्नर महमूद पाशा ने 19वीं सदी में ये मैन्यूस्क्रिप्ट उस्मानी सुल्तान महमूद सानी को गिफ्ट के तौर पर भेजा था।
ناظرین، پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے آپ کو صنعاء میں ملنے والے قرآنی مصحف اور اس کے علاوہ برمنگھم UK اور پیرس میں ملنے والے قرآنی مصاحف کے بارے میں بتایا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو جرمنی میں ملنے والے قرآنی مینوسکرپٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کتنا پرانا ہے، کتنا صحیح ہے اور کتنا محفوظ ہے۔ So please stay tuned, subscribe the channel and please share your thoughts in the comments. Thank you.